हेलो बच्चों, मैं ज्ञान कुंजवाला कामना करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम एलपीपी के बारे में बात करेंगे और यह इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। आशा करता हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। पहले हम बात करते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री, पी का मतलब प्रोग्रामिंग और पी का मतलब प्रॉब्लम। हम इस पूरी बुक के अंदर 1 डिग्री की ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लिख दिया यहां पर, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 7z। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं, x y z, और तीनों की डिग्री चेक करिए, पावर चेक करिए। यहां पर 1 1 1, तो हर टर्म की डिग्री 1 1 है। तो यहां पर इस तरह के ही एक्सप्रेशन यूज होंगे पूरे चैप्टर की बात कर, छोड़िए पूरी बुक के अंदर, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर का मतलब होता है ये 1 डिग्री वाली प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम बनाना, निर्माण करना। पहले हम ये समस्याएं बनाएंगे, प्रोग्राम करेंगे और फिर इनको सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो है ही है, समस्या है, सोल्व करना। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहां से हुई। देखिए, सेकंड जो वर्ल्ड वार था हमारा, वो 1939 से लेकर 1945 के बीच चला और लगभग ये 6 साल चला। स्टार्टिंग में तुम जानते होगे, जर्मन था, जर्मन ने जो है अपनी तानाशाही दिखाकर पोलैंड पर अटैक करने की कोशिश करी, कब्जा करने की कोशिश करी। तो जब उसने उस पर अटैक करा तो फ्रांस उसका दोस्त था, पोलैंड का, तो उधर से फ्रांस ने अटैक कर दिया जर्मन पर। फिर उसके बाद में उधर से इंग्लैंड आ गया, फिर जापान, चाइना, सारे के सारे उसमें एक दूसरे के अपने अपने जो सपोर्टर थे उनके पक्ष में वो आने लगे, और वो युद्ध बहुत बड़ा युद्ध बनकर खड़ा हो गया। यहाँ तक ये फर्स्ट वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उससे भी खतरनाक हुआ। इसमें लगभग 7 करोड़ के करीब आदमी मारे गए, और जो टोटल वर्ल्ड के जो सैनिक इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो लगभग 10 करोड़ सैनिक थे। अब सोचिए, 10 करोड़ सैनिक को खर्चा, उनकी सैलरी देना, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल काम था। तो उस समस्या से निपटने के लिए सोवियत मैथमेटिशियन हुए हैं, जिनके तुम सामने इमेज देख रहे हो, लियोनिद कांतोरोविच। इन्होंने उन सैनिकों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम तैयार करा, और वो प्रोग्राम जो था वो 1 डिग्री में था। कहीं पर भी उसमें 2 पावर का यूज नहीं हुआ। जितने भी उन्होंने वेरिएबल्स डाले तो वो सब 1 डिग्री में थे। तो पहली बार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में इसको सोल्व भी किया गया। सोल्व करने के बाद में उसमें नए नए तरह के मेथड आते चले गए। हम इस बुक के अंदर मेनली जो है 2 मेथड सीखेंगे। एक मेथड तुम पढ़ के आ चुके हो, ग्राफिकल मेथड, जो 12th में होता है शायद, और एक मेथड सिंप्लेक्स मेथड है, जो मेन मेथड होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने का। वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बात उठती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इन्होंने बनाई वो किस तरह से बनी थी। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसके बारे में। एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, इस एग्जाम्पल को तुम पढ़ लीजिए और मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स। मैं रफली बता रहा हूँ इसको, क्या मतलब है इसका, कि कोई आदमी एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता है। जब वो बिजनेस करना चाहता है तो उसे पैसे भी चाहिए, जगह भी चाहिए। तो जो हमारा छोटा सा ये बिजनेसमैन है,
फर्नीचर डीलर फर्नीचर का बिजनेस करना चाहता है, और वो भी मेनली दो चीजें, एक टेबल और एक चेयर। टेबल और चेयर का बिजनेस करना चाहता है। उसके पास में जो पैसे हैं वो केवल 10,000 रुपए हैं, और जो उसके पास में दुकान है वो इतनी बड़ी है कि उसमें केवल 60 पीस रखे जा सकते हैं। चाहे वो टेबल है या वो चेयर है, केवल 60 पीस ही रख सकते हैं, इतनी बड़ी वो दुकान है। पहले वो अपने लिए सामान खरीदेगा, फिर उन्हें अपनी दुकान पर रखकर बेचेगा। क्योंकि तुमने देखा होगा इंडिया के अंदर ज्यादातर यही काम हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, बहुत कम होती है। ज्यादातर दूसरी जगह से माल मंगवाया जाता है, उसे यहाँ पर बेच दिया जाता है। तो हमारा ये छोटा सा बिजनेसमैन भी ऐसा ही है। ये पहले होलसेल्स के मार्केट में जाता है, वहां पर टेबल के रेट पूछता है। उसे चला पता कि एक टेबल उसको 500 रुपए की पड़ेगी और एक चेयर उसे 100 रुपए की पड़ेगी। अब जब वो उसे अपनी दुकान पर रखकर बेचेगा तो उसे जो प्रॉफिट मिलेगा, तो एक टेबल पर जो प्रॉफिट है वो 50 रुपए का है, और एक जो है चेयर पर प्रॉफिट 15 रुपए का है। अब उसके सामने समस्या ये है कि वो पहले अपने लिए कितनी टेबल कितनी चेयर खरीदे जिससे कि वो 10,000 रुपए में आ जाए, उनकी संख्या 60 पीस से ऊपर ना जाए, और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। अब वो किसी पढ़ने वाले के पास जाता है, जैसा कि तुम हो पढ़ने वाले। अब तुमसे उसने अपनी समस्या बताई कि वे मेरे पास में 10,000 रुपए हैं और मुझे एक टेबल 500 रुपए की पड़ रही है, 100 रुपए की चेयर पड़ रही है, इतना इतना मुझे प्रॉफिट होगा। अब तुम बताओ मुझे कि मुझे कितनी टेबल चेयर खरीदनी चाहिए जिससे कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जाए। तो अब तुमने क्या समझाया उसको, वो सुनिए। तुमने कहा मान लीजिए हम टेबल खरीदते हैं एक्स। एक्स है नंबर ऑफ टेबल, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, ये है नंबर ऑफ टेबल्स। वाई है नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स। अब हमने क्या कहा, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सोचिए यहां पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा। जब एक टेबल पर प्रॉफिट 50 रुपए है और हमने यहां पर टेबल मान लीजिए एक्स खरीदी हैं, तो प्रॉफिट बैठेगा 50x। एक चेयर पर प्रॉफिट जो है वो 15 रुपए का है, और चेयर हमने खरीदी है y, तो प्रॉफिट हुआ 15y। तो ये टोटल प्रॉफिट हुआ। इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसको कहते हैं हम z। तो हम ये चाहेंगे कि भाई x और y की वैल्यू ऐसी निकाली जाए जिससे कि z मैक्सिमम हो जाए। फिर सुन लीजिए, एक टेबल पर प्रॉफिट 50 रुपए का है, टेबल हम खरीद रहे हैं x। एक चेयर पर प्रॉफिट 15 रुपए का है, हम खरीद रहे हैं टेबल y। तो 50x ये तो प्रॉफिट हुआ टेबल पर, और 15y ये प्रॉफिट हुआ चेयर पर। लेकिन हमारे साथ में कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं वो सुनिए। एक टेबल 500 रुपए की पड़ेगी और हमने खरीदी है एक्स टेबल, तो इसका मतलब 500 इंटू में एक्स, ये हमें खर्च करना होगा टेबल पर। एक चेयर हमारी 100 रुपए की है और हमने खरीदी है वाई टेबल, तो हमें खर्च करना पड़ेगा 100 वाई। तो टोटल खर्च ये हुआ। ये वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दुकानदार के पास केवल 10,000 रुपए ही हैं। 10,000 हो जाए तो चल जाएगा, 10,000 से ऊपर ना हो जाए, कम हो जाए तो भी चल जाएगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, जो उसके पास में पैसा था उस पैसे से बनी है। एक दूसरी और बात थी उसके अंदर कि उसके दुकान में जो है केवल 60 पीस रखने की जगह है। तो x क्या है, नंबर ऑफ टेबल है, और y क्या है, नंबर ऑफ चेयर है। इनकी संख्या, इनका जो नंबर है सम करें तो वो 60 पीस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन बनाई है हमने नीचे वाली, ये बनाई है रिसोर्सिस से,
संसाधन से, जो उसके पास में रिसोर्स हैं, जिनसे वो बिजनेस करना चाहता है। 10,000 रुपए हैं, 60 पीस की जगह है, तो ये रिसोर्स से बनी है। दो कंडीशन ये। ऊपर वाली ये क्या है, ये बनी है प्रॉफिट से, कि उसे इतना प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। एक खुद सोचिए, एक बात हम खुद भी लिख सकते हैं कि जो x है वो नंबर ऑफ टेबल है। अगर तुमने टेबल खरीदी है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर तुमने टेबल नहीं खरीदी है तो x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। यही बात y के साथ में है, y की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं जाएगी। इस तरह से हमारी ये पूरी प्रॉब्लम एक तैयार हो गई है। फिर ध्यान दीजिए, x और y नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर हैं जो हमें निकालने हैं कि भाई कितनी चेयर, कितनी टेबल खरीदनी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाए। एक साथ में हमने अपने पास शर्त लगा दी है कि x y नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए। तो एक ये प्रोग्राम तैयार कर दिया हमने, और इस प्रोग्राम में ध्यान से देखिए, जहां भी कहीं हमने x और y की बात करी है, हर जगह x y की पावर एक एक है। तो ये प्रोग्राम ऐसा है जो लीनियर है, इसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक्स और वाई को कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि तुम्हें इसी पर तो डिसीजन देना है। एक्स वाई की वैल्यू ढूंढिए जिससे कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ये सेकंड वाली भी हो जाए, और उस पर जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए और एक्स वाई नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन्हीं को सोल्व करना हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन की। डेफिनेशन की हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। ये मैंने यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। देखिए ये बुक की डेफिनेशन, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी तो प्रॉब्लम समझाई थी वही है ये। एलपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। पूरी बुक में ऑप्टिमाइजेशन बहुत बार यूज होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो प्रॉब्लम मैक्सिमम में होगी या मिनिमम में होगी। जैसे अभी एक प्रॉब्लम हम कर रहे थे वो थी मैक्सिमम में, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मिनिमाइजेशन में है, अभी उन्हें हम बाद में करेंगे। तो एलपी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक for obtaining maximum or minimum value as required of linear expression subject to satisfying certain number of given linear restriction। ये किताबी लैंग्वेज है। सीधी सी लैंग्वेज ये है कि भाई हमें कोई ऐसी फंक्शन की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना होगा, मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना होगा, जिसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ रेस्ट्रिक्शन कैसे हो? लीनियर में हो। लीनियर रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर अभी प्रॉब्लम लिखी थी, उसमें क्या था? मैक्सिमम। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम बना रहा हूं अपने पास से। मान लीजिए तुम्हारे सामने ये कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है, वैसी लिख दी मैंने अपने पास से, और साथ में कंडीशन लगा दी x1 प्लस x2 की वैल्यू 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 2x1 प्लस x2 की वैल्यू लेस देन 3 रहनी चाहिए, और साथ में एक कंडीशन और लगा दिया है मैंने कि x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो हम x1 x2 की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि उसमें कहीं पर पूरी प्रॉब्लम में x1 x2 की पावर 1 ही है। तो ये पूरी प्रॉब्लम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसके अंदर इसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम हो जाए। तो यही कहा गया है यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है? ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज किया जाएगा या मिनिमाइज किया जाएगा किसी एक लीनियर एक्सप्रेशन को। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अंडर कुछ निश्चित कंस्ट्रेंट को या रेस्ट्रिक्शन को, प्रतिबंधों को, ये इसके प्रतिबंध है नीचे वाले। तो यहां पर हम किसी एक एक्सप्रेशन को, लीनियर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं कुछ कंडीशनों के रेस्पेक्ट में। ये दो कंडीशन है।
तो इस यही डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन का टूल्स होता है जो किसी पर लीनियर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, लेकिन अंडर कुछ रेस्ट्रिक्शन के। ये इसके रेस्ट्रिक्शन है कि भाई जो तुम्हारे x1 x2 हैं, जो डिसीजन वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करे और साथ में x1 x2 नेगेटिव भी नहीं जाने चाहिए। तो ये मैंने तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बताई। अब उठते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पार्ट्स होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें z को मैक्सिमाइज करना है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें इसको बोलते हैं, नीचे वालों को, इनको कंस्ट्रेंट, दोनों को मिलाकर, ये भी और ये भी, ये कंस्ट्रेंट कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट। और लास्ट होता है इसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो जब भी कभी कोई तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाएगी या इस बुक के अंदर होगी, तो उसमें 3 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब इसी प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम मैंने लिखी है, तो इसको तो कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैं इसको लिख रहा हूं मैट्रिक्स फॉर्म। जब किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसमें मैक्सिमम z इक्वल टू लिखा जाएगा cx। अब c क्या है और x क्या है अभी बताऊंगा। तो ये तो लिखा है मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो नीचे लिखे हुए हैं 2 कंडीशन जो लिखी हुई हैं जिन्हें हम कंस्ट्रेंट कह रहे हैं, इनको यहाँ पे लिखा जाता है a, कैपिटल A, x। अगर ये सारे लेस देन में हैं तो यहाँ पर लेस देन लगाया जाएगा, अगर ये सारे ग्रेटर में है तो ये ग्रेटर लगाया जाएगा, ये इक्वल में है तो यहाँ इक्वल लगाया जाएगा। हो सकता है कुछ कंडीशन लेस देन में हो और कुछ कंडीशन ग्रेटर देन में हो, तब उसे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। फिर इस साइड में लिखा जाएगा b, ये हमारे कंस्ट्रेंट हो गए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गई मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हमारे कंस्ट्रेंट हो गए। और लास्ट में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को लिख देते हैं सिंपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गए। अब इसमें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि भाई इसके अंदर कैपिटल A क्या है, C क्या है, X क्या है। तो वो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर। अगर इस प्रॉब्लम को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऊपर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं C की। वेयर C जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर है उसमें देखिए जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 हैं, उनकी जो कोफिशिएंट है वो 3 और 4 है। तो जो कोफिशिएंट हैं वो लिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर 3,4 करके, ऐसा है, ये C होता है। और ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक रो है। कितने बाय कितने का है, एक रो है, 2 कॉलम है, तो 1/2 का है। C ऐसा होगा। अब आती है बात x क्या होगा। x होता है वेरिएबल से बना हुआ। कौन कौन से इसके अंदर वेरिएबल्स थे, x1 x2, लेकिन ये तुम्हें दोनों कॉलम में डालने होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखी है वो लिखी है cx। इसका मतलब c और x की मल्टीप्लाई करने पर ये बनना चाहिए 3x1 + 4x2। तो तुम c और x की मल्टीप्लाई करिए तो देखो यही आएगा। इसलिए यहाँ पर x को जो लिखा गया है वो कॉलम में लिखा गया है। वैसे भी तुम्हें पता होगा c और x की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब c के कॉलम और x के रो, उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो c यहाँ पर रो मैट्रिक्स में होता है और x जो है यहाँ कॉलम के रूप में होता है। तो ये बन गई तुम्हारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात उठती है ax लेस देन इक्वल टू b। a क्या होता है, तो a मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो हमारे कंस्टेंट है, जो कंडीशन है, इनके अंदर देखना तुम्हें पहले x1 के कोफिशिएंट देखने हैं। x1 कोफिशिएंट है 1 और 2, फिर है x2 के हैं 1 1। तो ऐसे लिख देना है, ये ही हमारा a होता है। x मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। अब रह गया b। b हमारी जो कंडीशन है, जो कंस्टेंट है,
उनकी जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है बी। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखिए मैंने सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार तुम चेक कर सकते हो। ये सी, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलता है। एक्स जो वेरिएबल्स होते हैं एक कंस्टेंट से मिलेगा, और बी मिलेगा हमें कंस्टेंट की राइट हैंड साइड से। अगर हम यहां पर एक बार चेक करें, इनको करके दिखा रहा हूं मैं। अगर तुमसे कोई कहता है ए एक्स निकाल के दिखाइए, ए एक्स लेस देन बी लिखा तुमने, इसको सोल्व करके दिखाइए, तो ए का मतलब हुआ 1 2 1 1, एक्स का मतलब हुआ हमारा x1 x2, और लेस देन इक्वल टू बी का मतलब हुआ 7 3। मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा x1 प्लस के x2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2x1 प्लस के x2, और यहां पर लेस देन 7 3। इक्वेट कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, और 2x1 प्लस के x2 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये मैंने केवल तुम्हें करके दिखाया कि हाँ ये इनसे ऐसा मल्टीप्लाई करने पर वही बन जाएंगे जो ऊपर तुम्हें दिए गए थे। चेक कर लीजिए, ये ऊपर वाले ही बन गए हैं। ये रहे, ये रहे। पहला है x1 प्लस एक्स टू लेस देन 7, दूसरा है 2x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 3। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी ऐसा ही बना है, x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 7 और 2x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां पर मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म बताई, तो मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। अब इनके नाम भी रखते हैं। जैसे यहाँ पे सी है, सी को कहते हैं मैट्रिक्स कोफिशिएंट, सी को बोलते हैं, एक मिनट, सी को बोलेंगे आप प्राइस वेक्टर, प्राइस वेक्टर। एक्स को बोलते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। ए को बोलते हैं यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। ये पूछे जाते हैं इस तरह से कि सी क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है और बी क्या है। तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, और थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से कि भाई ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मिनिमम z इक्वल टू 3x1 माइनस के 4x2 प्लस के x3, सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 7, एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो ऊपर लिखी हुई है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारे दोनों के दोनों कंस्ट्रेंट हैं, कंस्ट्रेंट, और ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। अगर हमसे कहा जाता है कि इसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, मिनिमम z इक्वल टू सी एक्स, इन दोनों कंस्टेंट को लिखेंगे ए एक्स लेस देन आ रहा है और यहां पर b, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसमें c क्या है, इसके अंदर x क्या है। तो c जो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए, जो कोफिशिएंट होते हैं x1 x2 x3 के, वो c बनाते हैं 3 माइनस 4 1। जो x होगा वो वेरिएबल होते हैं, जो जो वेरिएबल हैं लेकिन कॉलम में डालने होते हैं x1 x2 x3। उसके बाद में आता है हमारा a क्या होगा, a हमारा होगा x1 कॉलम बोल दीजिए 1 2
x2 का हो जाएगा 1 - 1, x3 का हो जाएगा 1 1, ये हमारा ए होगा। बी होती है राइट हैंड साइड कंस्टेंट की 3 और 7। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाली फॉर्म होती है ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है, ये हमारी नीचे वाली मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई तुम्हें। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं इसके अंदर कि अगर हमसे कहा जाए यहाँ पर कि भाई एक हम तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म देते हैं तो उसको कन्वर्ट करके दिखाइए मैथमेटिकल फॉर्म में, मतलब उल्टा पूछ लेता है वो तुमसे, तो तुम कैसे करोगे उसे? बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए क्वेश्चन तुम्हें ये दे दिया गया, मैक्सिमम z इक्वल टू ax cx, ये होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ax लेस देन इक्वल टू b, ये कंस्टेंट, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया c का मतलब है तुम्हारा 1 2, x का मतलब है तुम्हारा x3 x4 कॉलम में, b का मतलब है 1 3, a हमें ये बताया गया 1 0 0 1। अब कहा गया इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? अब हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स। सी की वैल्यू खोल दीजिए 1 2, x की वैल्यू खोलिए x3 x4, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा x3 प्लस के 2 x4। ये हमारी बन गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट पर। कांस्टेंट होते हैं हमारे, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाइए तो मैंने। उसके बाद बनाते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट बनते हैं हमारे ऐसे ax लेस देन इक्वल टू b, a की वैल्यू खोल देंगे हम 1 0 0 1, x की वैल्यू लिखेंगे x3 x4, लेस देन इक्वल टू b की वैल्यू डाल देंगे हम 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या बनेगा 1 इंटू x3 0 इंटू x4 लेस देन इक्वल टू 1, सेकेंड वाला 0 इंटू x3 1 इंटू x4 लेस देन इक्वल टू 3। तो कुल मिलाकर कंस्टेंट जो बना पहले वाला x3 लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा कंस्टेंट बना x4 लेस देन 3। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो हम जानते ही हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है जो भी वेरिएबल दिए गए हैं वो सब कैसे होने चाहिए 0 0 से ग्रेटर। तो इस तरह से ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म कन्वर्ट हो गई। तो हमने आज केवल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग के 3 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो आज हम इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो जब बनाएंगे उस वीडियो में उसके आगे बढ़ेंगे हम फिर कि सोल्व करना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से, तो उसे सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।